तो अब हमारा सेकंड चैप्टर में ये तीसरा प्रश्न हो जाता है। तो ये तीसरा प्रश्न क्या है, व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर भारत की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो हमें जलवायविक प्रकार में कोपेन और त्रिवार्था का जलवायविक प्रकार को देखना था। तो सबसे पहले हम कोपेन का देखेंगे। व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर भारत की जलवायु का वर्गीकरण। तो ये जो कोपेन है ये एक जलवायुवेत्ता थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के। और इन्होंने क्या किया, तो जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो हमें भारत के जलवायु के वर्गीकरण को देखना है व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण के आधार पे। तो इसे देखते हैं। सामान्यतः भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो भारत में कौन सी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी और इसके बीचों बीच से यहाँ से इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा गुजरती है और इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। और हमारे भारत की स्थिति कुछ यहाँ पे है। तो कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और ये कर्क रेखा तथा मकर रेखा, इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत का आधा जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है और इसके ऊपर वाला क्षेत्र ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उपोष्णकटिबंधीय। लेकिन भारत में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये नहीं बन पाता है क्योंकि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है कि ये जगह ठंडा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ठंड नहीं आती है क्योंकि इस क्षेत्र से जो आने वाली शीत पवनें हैं इनको यहाँ पे हिमालय रोक लेती है, जिसके कारण ये वाला क्षेत्र सामान्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही कहलाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि भारत का जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, अर्थात यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो सामान्यतः भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। हालांकि देश के विस्तृत आकार, उच्चावचीय विभिन्नताएं, तटीय संरचना, सागर से दूरी, वायुदाब पेटियों का खिसकना इत्यादि कारण प्रादेशिक स्तर पर पर्याप्त विभिन्नता मिलती है। तो भारत का एक विशाल आकार है और यहाँ पे उच्चावचीय विभिन्नताएं हैं। इसकी तटीय संरचना, फिर सागर से दूरी तथा वायुदाब पेटियों का खिसकना इत्यादि कारण से प्रादेशिक स्तर पर यहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भारतीय जलवायु के निर्धारण सर्वप्रथम यहाँ पे में हो जाएगा। भारतीय जलवायु के निर्धारण में सर्वप्रथम भूमिका इवलेन फोर्ड महोदय की थी, जबकि वैश्विक आधार पर जलवायु वर्गीकरण का सर्वाधिक प्रासंगिक व व्यापक व्याख्या का श्रेय कोपेन महोदय को जाता है। तो सर्वप्रथम जो भारतीय जलवायु का निर्धारण किया था ये किसने किया था, तो ये इवलेन फोर्ड महोदय ने किया था। लेकिन सबसे प्रासंगिक वर्गीकरण जो है ये किन्होंने किया, जिनका जलवायु वर्गीकरण सबसे ज़्यादा मान्य था, तो ये कोपेन महोदय का। तो व्लादिमीर कोपेन जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता एवं वनस्पतिवेत्ता थे, जिन्होंने 1900 ईस्वी में विश्व के जलवायु का आनुभाविक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, अर्थात अपने अनुभव के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। कब, तो ये 1900 ईस्वी में, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। अपने वर्गीकरण में इन्होंने वनस्पति के प्रकार एवं वितरण, मृदा की स्थिति, उच्चावचीय संरचना इत्यादि को आधार बनाया और इसके अलावा वर्गीकरण के लिए इन्होंने फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान कैंडोल द्वारा विभाजित वनस्पति कटिबंध एवं औसत वार्षिक तापमान व औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वैश्विक जलवायु का सार्थक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो इन्होंने सबसे पहले अपने वर्गीकरण में किसे आधार बनाया, तो सबसे पहले इन्होंने वनस्पति के प्रकार को देखा, उसके वितरण को, मृदा की स्थिति किस प्रकार की है कहाँ पे, फिर उच्चावचीय संरचना कैसी है, इसे आधार बनाया। इसके साथ ही फ्रांस के एक प्रसिद्ध विद्वान कैंडोल के द्वारा विभाजित वनस्पति कटिबंध एवं औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो कोपेन के द्वारा वार्षिक तापमान को भी आधार बनाया गया, इसके साथ ही साथ वर्षा को भी आधार बनाया गया तथा किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में वनस्पति कटिबंध है इसे भी आधार बनाया। तो जलवायु वर्गीकरण के लिए इन्होंने अपने 6 जलवायु समूहों को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट अक्षरों से इंगित किया है। इन
संकेताक्षरों के आधार पर भारत के जलवायु का वर्गीकरण निम्न है। तो आधार क्या क्या है? तापमान, वर्षा और वनस्पति। तो पहले हम देखेंगे तापमान के आधार पे। तो तापमान के आधार पर इन्होंने अंग्रेजी के 6 अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया, जिसमें पहला है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी और पांचवा ई, उसके बाद छठा एच। तो जिसका नाम इन्होंने ए दिया, ए जलवायु समूह, वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो जहाँ पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, तो उस क्षेत्र का नाम इन्होंने ए दिया। ये अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है ए। उसके बाद बी किसका नाम दिया? तो ये गर्म शुष्क जलवायु। तो जहाँ पे गर्म शुष्क जलवायु मिलेगी अर्थात जहाँ पे वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होती है, तो यहाँ की जो जलवायु है ये शुष्क रहेगी और गर्म रहेगी, और इसे ही बी कहा गया। ए किसे कहा गया? तो जहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र जलवायु रहेगी अर्थात नमी वाली। उसके बाद अगला है सी जलवायु समूह। तो जहाँ समशीतोष्ण जलवायु मिलेगी वहाँ पे उसी का नाम सी रखा गया। उसके बाद डी जलवायु समूह। तो जहाँ पे शीत और आर्द्र अर्थात नमी वाली जलवायु रहेगी, शीत भी रहना चाहिए और नमी वाली जलवायु, तो उस क्षेत्र का नाम इन्होंने डी दिया। फिर ई जलवायु समूह। तो जहाँ पे ध्रुवीय जलवायु होनी चाहिए और ग्रीष्म ऋतु अनुपस्थित होनी चाहिए अर्थात यहाँ पे सीधे आप ध्रुवीय जलवायु कह सकते हैं। उसके बाद एच जलवायु समूह। तो जो उच्च पर्वतीय जलवायु क्षेत्र है इसे ही इन्होंने एच नाम दिया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसके बीच वाला कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और इसके बीचों बीच में यहाँ पे भूमध्य रेखा के पास ये वाला क्षेत्र, तो ये यहाँ पे नमी भी रहती है अर्थात आर्द्र, तो ये वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र हो गया। तो इसे ही व्लादिमीर कोपेन ने इसे ए नाम दिया। उसके बाद इसके ऊपर वाला क्षेत्र अर्थात ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ पे गर्मी भी रहती है अर्थात उष्ण वाला क्षेत्र भी है ये, और साथ ही साथ शुष्क वाला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को कोपेन जी ने यहाँ पे बी नाम दिया। फिर आगे ऊपर में देखेंगे तो 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव से ठंडी हवाएं आने के कारण ये शीत भी होती हैं, तथा इधर से गर्म हवाएं आने के कारण ये वाले क्षेत्र थोड़ी थोड़ी उष्ण भी होती है, तो इसे शीत उष्ण अर्थात शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। शीतोष्ण क्षेत्र या फिर शीतोष्ण कटिबंध। तो इसी क्षेत्र को कोपेन महोदय ने सी नाम दिया, सी। उसके बाद इसके ऊपर देखेंगे आगे, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा ही शीत क्षेत्र है, और इसी शीत क्षेत्र को कोपेन महोदय ने डी नाम दिया अर्थात इस प्रकार की जलवायु जहाँ भी पाई जाएगी उसे डी कहा जाएगा, शीत जलवायु। फिर आगे है ऊपर में ध्रुवीय क्षेत्र। तो यहाँ पे ध्रुव क्षेत्र है तो इसके कारण यहाँ पे ध्रुवीय जलवायु पाई जाएगी, ध्रुवीय जलवायु, और इसे ही कोपेन जी ने ई नाम दिया। तो जहाँ भी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी उसे ई कहा जाएगा, ये कोपेन जी के अनुसार। और एक बचा एच। तो एच किसे कहा जाएगा? उच्च पर्वतीय वाले क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र। तो जहाँ भी उच्च पर्वतीय क्षेत्र पाए जाएंगे उस क्षेत्र का नाम एच पड़ेगा। तो जहाँ भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाएगी उसे ए नाम दिया जाएगा। फिर जहाँ भी उष्ण और शुष्क जलवायु पाई जाएगी उसे बी, और जहाँ भी समशीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी उस क्षेत्र को सी नाम दिया जाएगा, और जहाँ भी शीत जलवायु पाई जाएगी उस क्षेत्र का नाम डी पड़ेगा, और जहाँ भी ध्रुवीय जलवायु पाई जाएगी उस क्षेत्र का नाम ई पड़ेगा, और जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र पाए जाएंगे वो भी उच्च पर्वतीय क्षेत्र, उसका नाम एच पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ताप के आधार पे। अब हम देखेंगे मरुस्थल के आधार पे। तो पहला है एस, उसके बाद डब्लू, ये कैपिटल में है, ये एस और ये डब्लू। उसके बाद है एच, ये स्मॉल में है, तो
एस किसे कहा जाएगा? अर्ध शुष्क जलवायु या फिर अस्टेपी जलवायु को। तो जहाँ पर भी अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी उसे ही अस्टेपी जलवायु या फिर एस क्षेत्र का एस नाम दिया जाएगा। और उसके बाद डब्लू, ये भी कैपिटल डब्लू है, तो जहाँ पे शुष्क या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे डब्लू कहा जाएगा। या तो सूखा बोलिए या फिर मरुस्थलीय जलवायु बोलिए, तो उस क्षेत्र का नाम डब्लू पड़ेगा। उसके बाद स्मॉल एच, ऐसा क्षेत्र जहाँ औसत तापमान 18 डिग्री से ऊपर रहता है, अर्थात गर्म मरुस्थल। तो आप शॉर्ट में याद रखिए, एच किसे बोलेंगे? गर्म मरुस्थल को, गर्म मरुस्थल। उसके बाद आगे है 4 नंबर में के, ऐसा क्षेत्र जहां औसत तापमान 18 डिग्री से कम रहता है, अर्थात ठंड मरुस्थल। तो के को नाम दिया गया ठंड मरुस्थल। तो जहां भी आपको ठंड मरुस्थल देखने को मिलेगी तो उस क्षेत्र का नाम के पड़ जाएगा, के। एच क्या हो गया? गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। के हो गया ठंड मरुस्थल। उसके बाद आगे है टी, ये कैपिटल टी है, ये टुंड्रा क्षेत्र है। टुंड्रा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो जहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है उस क्षेत्र को टुंड्रा क्षेत्र कहा जाता है, अत्यधिक ठंड। तो देखिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी है ये 6-6 महीनों के अंतराल में पड़ती है, और इसे ही 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये हो गया शीत क्षेत्र, और ये दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, और इसे भी 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला तो टैगा और दूसरा टुंड्रा। ये पूरा का पूरा ही क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला इलाका है, यहाँ ऊपर में भी, और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। तो जो बहुत ठंड है, सबसे ज़्यादा ठंड, उसे टैगा कहा जाता है, टैगा। और उससे थोड़ा कम वाला ठंडा क्षेत्र ये टुंड्रा। तो इसी प्रकार से यहाँ ऊपर में भी है ये वाला क्षेत्र टैगा, और इसी के साथ जो थोड़ा सा कम ठंड वाला क्षेत्र है इसे टुंड्रा कहा जाएगा, टुंड्रा। तो इस प्रकार का क्षेत्र जहाँ भी देखने को मिलेगा उस क्षेत्र का नाम टी पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया पहला एस, अस्टेपी जलवायु या फिर अर्धशुष्क, अस्टेपी जलवायु या फिर अर्धशुष्क। फिर कैपिटल डब्लू, ये मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु या फिर शुष्क जलवायु। और उसके बाद एच हो गया गर्म मरुस्थल, और के ठंड मरुस्थल। फिर टी टुंड्रा क्षेत्र, तो टी से टी हो गया, और टी से टुंड्रा क्षेत्र। उसके बाद आगे है वर्षा के आधार पे, वर्षा के आधार पे। तो देखिए, वर्षा के आधार पे इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है स्मॉल एस, उसके बाद स्मॉल डब्लू, फिर स्मॉल एम और स्मॉल एफ, उसके बाद स्मॉल जी। तो ये एस क्या हो गया? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। तो जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है उस क्षेत्र को कोपेन जी ने एस नाम दिया है। उसके बाद डब्लू, स्मॉल डब्लू, जहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है उस क्षेत्र को डब्लू नाम दिया गया है। उसके बाद एम से मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा एम, ये सेम लग रहा है। तो जहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है, अर्थात मानसूनी जलवायु है, मानसूनी वर्षा नहीं, मानसूनी जलवायु जहाँ पे है वहाँ पे उस क्षेत्र को एम नाम दिया गया है। फिर एफ, ये हो गया वर्ष भर वर्षा, अर्थात फुल टाइम वर्षा। तो फुल टाइम वर्षा से आप एफ इससे ले सकते हैं, फुल से एफ। तो एफ जहाँ हो गया वहाँ पे वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। फिर जो जी है स्मॉल जी, ये वर्षा के पूर्व का गर्म मौसम इत्यादि। तो जिस क्षेत्र में इस प्रकार का मौसम पाया जाएगा उस क्षेत्र को जी नाम दिया गया है। तो ये हमने 3 आधार पे देख लिया, पहले तो तापमान के आधार पे, उसके बाद मरुस्थल के आधार पे, और उसके बाद वर्षा के आधार पे। अब आगे देखते हैं, उपयुक्त संकेताक्षरों के आधार पर भारत की जलवायु का वर्गीकरण निम्न है। तो पहला है AMW। तो ए क्या देखा था हमने? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। एम से क्या देखा था? मानसूनी जलवायु। और स्मॉल डब्लू, जहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ये वाला क्षेत्र AMW।
तो इसे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी तुल्य जलवायु प्रकार, ये इसका नाम हो गया। ए से हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एम से मानसूनी जलवायु और डब्ल्यू से शीत ऋतु में वर्षा। तो इसका नाम पूरा यहाँ पे लिखा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी तुल्य जलवायु प्रकार। तो इस प्रकार के जलवायु का विस्तार भारत के पश्चिमी घाट, त्रिपुरा, मेघालय एवं मणिपुर के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो भारत जो है ये कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच है। ये हो गया भूमध्य रेखा और इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये वाला क्षेत्र तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता ही है। और एम से हो गया मानसूनी प्रकार का क्षेत्र, मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी जलवायु सबसे पहले कहाँ थी भारत में? तो ये इस साइड में, केरल के पास या फिर पूरा का पूरा पश्चिमी घाट में। और साथ ही साथ इसकी जो शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये इधर जाके मणिपुर के क्षेत्रों में तथा मेघालय के क्षेत्रों में चली जाती है। तो AMW के क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है AMW में? तो देखिए, इस प्रकार के जलवायु का विस्तार भारत के पश्चिमी घाट, त्रिपुरा, मेघालय एवं मणिपुर के क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। परिणामतः इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं एवं दैनिक तापांतर बहुत ही कम होता है। इन क्षेत्रों में जाड़े की शुष्क ऋतु की अवधि छोटी होती है। अगर आपको ये सब याद है, ये सब संकेत, तो आपको ये सब में दिक्कत नहीं होगी लिखने में। तो AMW हो गया उष्णकटिबंधीय मानसूनी तुल्य जलवायु। और इस प्रकार की जलवायु का जो विस्तार है ये भारत के पश्चिमी घाट में, त्रिपुरा में, मेघालय तथा मणिपुर के क्षेत्रों में पाया जाता है। और इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर के बीच। और इसी कारण यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं और इनका जो तापांतर है बहुत ही कम होता है, अर्थात दिन के समय का टेम्परेचर और रात के समय का टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इन क्षेत्रों में जाड़े की शुष्क ऋतु की अवधि बहुत ही छोटी होती है। उसके बाद अगला है AW। आप ये सब भी याद रखेंगे, AMW, AW, उसके बाद AS, फिर BS, HW, उसके बाद अगला है BW, HW, C, W और G, फिर DFC, E और उसके बाद लास्ट ET। तो ये याद रखेंगे तो आप इधर बाकी का सारा लिख सकते हैं। आपको ये सब याद रखना है और इसके साथ ही साथ ये संकेत जिनका अलग अलग विशेषताओं के कारण अलग अलग नाम पड़ा। तो अगला है AW। तो A क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और W क्या हो गया? शीत ऋतु में वर्षा। तो इसे क्या नाम दिया गया है? उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु प्रकार। इस प्रकार की जलवायु का भारत में विस्तार दक्षिण पश्चिम बंगाल, फिर दक्षिण झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, पूर्वी घाट को छोड़ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, पूर्वी महाराष्ट्र इत्यादि में विस्तृत है। तो जो ये AW का क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ पे है? भारत की किस क्षेत्र में इसका विस्तार है? तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में, फिर झारखंड के दक्षिण में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, तेलंगाना में, फिर पूर्वी घाट को छोड़ करके आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, फिर पूर्वी महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पर्णपाती वनों के मध्य छिटपुट रूप से सवाना तुल्य घास के मैदान भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे और एक बात, ये जो W है इसे सवाना तुल्य जलवायु भी कहा जाता है या फिर शुष्क शीत ऋतु, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे इसका नाम भी पड़ा है उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु प्रकार। और इन क्षेत्रों में पर्णपाती वनों के मध्य छिटपुट रूप से सवाना तुल्य घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी कारण से इस क्षेत्र का नाम W भी पड़ा है A के साथ साथ। और सामान्यतः इन क्षेत्रों के अधिकांश भागों में ठंडे, यहाँ पे ठंडे हो जाएगा, ठंडे माह का तापमान 15 डिग्री से ऊपर पाया जाता है और जाड़े की ऋतु शुष्क होती है एवं तापांतर अधिक होता है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, ठंडे माह का जो तापमान है ये 15 डिग्री से ऊपर ही पाया जाता है, अर्थात यहाँ पे अत्यधिक जाड़ा नहीं पड़ता है जैसा कि उत्तर भारत में आपको देखने को मिलता है। और जाड़े की ऋतु ये शुष्क होती है, अर्थात यहाँ पे जो हवाएं हो चलती हैं उसमें नमी नहीं पाया जाता है। और नमी नहीं पाए जाने के कारण ही ठंड के माह में क्या होती है, आप देखेंगे कि होंठ फटने लगते हैं, हाथ और पैर सूखे सूखे लगते हैं, इसी कारण से, क्योंकि जाड़े की ऋतु जो होती है ये शुष्क होती है, इसमें नमी नहीं पाया जाता है और एवं तापांतर अधिक होता है। तो यहाँ पे दिन और रात के समय का जो टेम्परेचर है ये
इसमें भिन्नता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, इसी कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है तीसरा नंबर में ES। तो ए क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और एस क्या हो गया, ज़रा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो एस है यहाँ पे हो जाएगा शीत ऋतु में वर्षा, और यहाँ पे जो डब्लू है ये पे यहाँ पे हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। अब ये सही हो गया। तो AW को फिर से देख लेते हैं। तो इस प्रकार की जलवायु का भारत में विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में, दक्षिण झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा, तेलंगाना, पूर्वी घाट को छोड़ करके आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और पूर्वी महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पर्णपाती वनों के मध्य छिटपुट रूप से सवाना तुल्य घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों के अधिकांश भागों में ठंडे माह का तापमान जो है ये 15 डिग्री से ऊपर ही रहता है, और जाड़े की ऋतु शुष्क होती है एवं तापांतर अधिक होता है। तो देखिए डब्लू हो गया ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, तो इन्हीं क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा भी होती है, जिस कारण से ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम AW पड़ा है। उसके बाद है AS। तो इसे कोरोमंडलीय तटीय जलवायु प्रकार कहा जाता है। तो देखिए एस हो गया ये ठंड के समय वर्षा, ठंड के समय वर्षा, और ए हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कोरोमंडलीय तटीय जलवायु प्रकार, क्योंकि ठंड के समय में वर्षा कहाँ पे होती है, कोरोमंडल तट पे अर्थात तमिलनाडु पे। तो इसी कारण इसका नाम भी कोरोमंडलीय तटीय जलवायु प्रकार पड़ा है। और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है एवं 3/4 से ज़्यादा वर्षा अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच प्राप्त होता है, अर्थात ठंड के समय में। उसके बाद आगे है BSHW, कैपिटल B, कैपिटल S, स्मॉल h और स्मॉल w। तो इसे अर्ध शुष्क अस्टेपी तुल्य जलवायु प्रकार कहा जाता है। तो B क्या हो गया, तो जहाँ पे गर्म शुष्क जलवायु पाया जाता है और वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। उसके बाद S क्या हो गया, तो अस्टेपी जलवायु या फिर अर्ध शुष्क जलवायु। उसके बाद H क्या हो गया, स्मॉल h, तो ये गर्म मरुस्थल हो गया। और उसके बाद स्मॉल w क्या हो गया, तो जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। तो इसे अर्ध शुष्क अस्टेपी तुल्य जलवायु प्रकार कहा जाता है, जिसका विस्तार मुख्यतः कर्नाटक एवं तमिलनाडु के वृष्टि छाया क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी हरियाणा में पाया जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु का वृष्टि छाया क्षेत्र, फिर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा में पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में भी गर्मी के समय वर्षा होती है, तो इससे ये W सही लिखा गया है यहाँ पे। और ये जो क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र भी है, इसी कारण यहाँ पे S भी सही है और B भी सही है। और आप देखेंगे राजस्थान तथा पश्चिमी हरियाणा में, पूर्वी राजस्थान नहीं, यहाँ पे राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा में गर्म मरुस्थल भी पाया जाता है। तो यहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से अधिक होती है एवं वर्षा मौसमी होती है। सर्वाधिक वर्षा वाले महीने में वर्षा की मात्रा सबसे कम वर्षा वाले माह की मात्रा की 10 गुनी होती है, और इस क्षेत्र में शीतकाल शुष्क होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो वार्षिक तापमान है ये कितना होता है, तो 18 डिग्री से ऊपर ही होता है। ये एवरेज बात किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे वर्षा जो होती है ये भी मौसम के आधार पे होता है, और सर्वाधिक वर्षा वाले महीनों में वर्षा की मात्रा सबसे कम वर्षा वाले माह की मात्रा की 10 गुनी होती है। तो जिस महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाली होती है और जिस महीने में सबसे कम वर्षा होती है, इनके बीच 10 गुना का अंतर होता है। अर्थात जून जुलाई के आसपास सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, लगभग 10 गुनी जून जुलाई, और सितंबर में सबसे कम वर्षा होती है, तो ये जून जुलाई में वर्षा सितंबर के अपेक्षा 10 गुनी होती है। उसके बाद इस क्षेत्र में शीतकाल शुष्क होता है। तो शीतकाल जो है ये हर समय ही हर क्षेत्र में ही शुष्क होता है। उसके बाद अगला पांचवा जो है ये है BWHW। तो ये B हो गया कैपिटल, ये W भी जो है ये कैपिटल और H स्मॉल, फिर यहाँ पे W भी स्मॉल। तो यहाँ देखिए इसे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रकार कहा जाता है, जिसका विस्तार
पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में पाए जाते हैं, जहां वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है तथा दैनिक तापांतर उच्च होता है। अर्थात दिन का तापमान जो है ये रात के तापमान की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। बी से हो गया शुष्क क्षेत्र, डब्ल्यू हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र, एच हो गया गर्म मरुस्थल और ये छोटा डब्ल्यू जो है ये हो गया गर्म के समय वर्षा। तो इन क्षेत्रों में मरुस्थल पाया जाता है। तो देखिए इसका विस्तार कहाँ से हो गया, पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो ये एकदम सही है, जहाँ वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है तथा दैनिक तापांतर उच्च होता है। उसके बाद अगला है सी, डब्ल्यू, जी। तो सी हो गया समशीतोष्ण क्षेत्र, स्मॉल डब्ल्यू हो गया गर्मी के समय वर्षा और स्मॉल जी हो गया वर्षा के पूर्व का गर्म मौसम। तो इस प्रकार की जलवायु की दशा भारत में गंगा के मैदानों में देखने को मिलती है, जहाँ जाड़े का मौसम सामान्यतः शुष्क होता है तथा सर्वाधिक बरसात वाले माह में वर्षा की मात्रा सबसे शुष्क माह की 10 गुनी होती है। तो ये ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है। गर्मियों में औसत तापमान लगभग 25 डिग्री, जबकि जाड़े में औसत तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के पास रहती है। वर्षा काल के पूर्व आर्द्रता भरी स्थिति देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र में गंगा के मैदानी भाग में वर्षा के पूर्व आर्द्रता भरी स्थिति देखने को मिलती है। तो जी क्या हो गया, जी जो है ये वर्षा के पूर्व का गर्म मौसम ही बताता है। और सी जो है ये समशीतोष्ण क्षेत्र, तो जो गंगा का मैदान है इस क्षेत्र में समशीतोष्ण आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण होगी, गंगा के मैदान की शीत भी मिलेगी तथा उष्ण भी मिलेगी, इसी कारण से इसका नाम पड़ा शीतोष्ण। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है और यहाँ पे जाड़े का मौसम शुष्क होता है। तो मैंने बताया कि जाड़े का मौसम कहीं भी हो वो शुष्क ही होगा तथा सर्वाधिक वर्षा वाले माह में वर्षा की मात्रा सबसे शुष्क माह की 10 गुनी होती है। तो सबसे शुष्क जो माह होता है उसकी अपेक्षा सबसे ज़्यादा वर्षा वाला माह में 10 गुना वर्षा होता है। और गर्मियों में औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तथा जाड़े के मौसम में टेम्परेचर है ये जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के पास चला जाता है। फिर अगला है DFC। तो शीतल आर्द्र जाड़े की जलवायु कहा जाता है। तो डी क्या हो गया, तो डी हो गया शीत जलवायु वाला क्षेत्र। स्मॉल एफ कौन सा क्षेत्र हो गया, तो फुल टाइम वर्षा से याद कराया था मैंने, तो यहाँ पे वर्ष भर वर्षा। और सी क्या हो गया, ये भी शीत से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो शीत आर्द्र जाड़े की जलवायु इसे कहा जाता है और इसमें ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, परंतु जाड़े की ऋतु शीत एवं आर्द्र होती है, शीतल एवं आर्द्र होती है, अर्थात ठंड एवं नमी वाली, ठंडी और नमी वाली, ठंडी प्लस नमी। तो इसमें ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है और जाड़े की ऋतु ये शीतल होती है तथा आर्द्र होती है। तो ये वाला एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पे जाड़े की ऋतु ये आर्द्र होती है, ठीक है, बाकी जगह शुष्क होती है। सबसे ठंडे माह का औसत तापमान 15 डिग्री से कम पाया जाता है, जबकि सबसे गर्म माह का तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। और इस प्रकार की जलवायु का विकास अरुणाचल प्रदेश एवं दक्षिण सिक्किम के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो डी से पता ही चल रहा है यहाँ पे कि ये शीत वाला क्षेत्र होगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चाहे गर्मी हो या फिर ठंड हो कम ही पाया जाएगा। तो इसमें ग्रीष्म ऋतु छोटी होगी और जाड़े की ऋतु शीतल और आर्द्र होगी और सबसे ठंडे माह का औसत तापमान 15 डिग्री से कम पाया जाता है, जबकि सबसे गर्म माह का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। और इस प्रकार की जलवायु का विकास कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण सिक्किम के क्षेत्र में। फिर अगला है ई। तो ई जहाँ पे ध्रुवीय जलवायु पाया जाता है उसे ई नाम से डिनोट किया गया है। तो इसे ध्रुवीय या फिर पर्वतीय जलवायु कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु का विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ गर्म माह का औसत तापमान 10 डिग्री से कम पाया जाता है। तो ध्रुवीय जलवायु कहाँ पाई जाएगी भारत में, तो ये जम्मू कश्मीर में ही पाई जाएगी और हिमाचल प्रदेश इन्हीं क्षेत्रों में। और यहाँ पे गर्म माह का भी टेम्परेचर ये 10 डिग्री से कम पाया जाएगा।
उत्तर भारत में तो आपको ठंड के माह में 10 डिग्री टेम्परेचर देखा जाता है या फिर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में गर्म माह में ही औसत तापमान जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। अगला है ईटी। तो ई हो गया ध्रुवीय जलवायु, टी हो गया टुंड्रा, तो यहाँ पे अत्यधिक ठंड वाला ही क्षेत्र हो गया ये। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ऐसी जलवायु की स्थिति उत्तराखंड के उच्च पहाड़ी भागों में देखने को मिलती है, जहाँ सबसे गर्म माह का औसत तापमान 0 से 10 डिग्री के बीच पाई जाती है। तो उत्तराखंड के उच्च पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ये ईटी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, और जहाँ पे गर्म माह का भी जो टेम्परेचर है ये 0 से 10 डिग्री के बीच पाया जाएगा। ग्रीष्म ऋतु का जो समय है, इस समय का टेम्परेचर आपको 0 से 10 डिग्री के बीच देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ पे अत्यधिक ठंड होगी, अत्यधिक ठंड। तो ये हो गया कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए ये हो गया AMW पश्चिमी घाट का क्षेत्र, तथा इन क्षेत्रों में भी AMW पाया जाएगा। उसके बाद है AS, ये वाला क्षेत्र। उसके बाद AW, ये वाला पूरा क्षेत्र AW में है। उसके बाद BSHW, ये वाला क्षेत्र, और फिर CW और G, ये वाला क्षेत्र। ये पूरा का पूरा उत्तर भारत और पूर्वी भारत। और BSHW वाला क्षेत्र यहाँ भी है, राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा के साथ। उसके बाद आगे है BWHW, ये वाला क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी इलाका। फिर आगे है E, ये E वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ET, यहाँ पे कैपिटल T हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड के उच्च पहाड़ी वाला क्षेत्र। उसके बाद है DFC, ये क्षेत्र हो गया DFC अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा DFC। यहाँ पे जो गर्मी का माह है ये काफ़ी कम होता है, और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु हो या फिर शीत ऋतु, यहाँ पे टेम्परेचर आपको कम ही देखने को मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री और शीत ऋतु में टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे। तो ये हो गया कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। पर कोपेन का जो सिद्धांत है, ये जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत, इसकी अपनी कुछ त्रुटियां भी हैं, तो इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में एक पैटर्न चला है कि इसमें आपको आलोचना भी पूछ दे रहे हैं, तो आप इसकी त्रुटियों को भी याद रखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे देखते हैं। यद्यपि यह सिद्धांत अपनी सरलता तथा अध्ययन और अध्यापन की सुविधा के कारण विश्वव्यापी मान्यता रखता है। तो ये सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा सरल है और अध्ययन करने के लिए तथा अध्यापन करने के लिए विश्वव्यापी मान्यता रखता है। फिर भी कई बिंदुओं पर इसकी आलोचना भी की गई है। तो क्या आलोचना है? सर्वप्रथम कोपेन का वर्गीकरण अनुभव आश्रित है। तो देखिए, इन्होंने जो वर्गीकरण किया है ये अनुभव के आधार पर किया है, ना कि जननिक, क्योंकि इस वर्गीकरण में जलवायु प्रकारों की सीमाएं अनुभव किए गए तापमान एवं वर्षा के मूल्यों पर आधारित है। तो ये पूरा का पूरा जो वर्गीकरण किया गया है इसमें कोपेन का सिर्फ अनुभव ही है, इसमें किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसमें जननिक प्रारूप का जो सामान्य वायुमंडलीय संचरण अथवा अन्य जलवायु नियंत्रकों को व्यक्त करता है, कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो जिस प्रकार से वायुमंडल का संचरण है या फिर जलवायु नियंत्रक, उस जो जननिक प्रारूप है ये अन्य जलवायु नियंत्रक को व्यक्त करता है, लेकिन इसमें कोई कोपेन के जो वर्गीकरण में है इसका कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। और अपने वर्गीकरण को अत्यधिक सरल बनाने के प्रयास में मौसम के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों जैसे कि दैनिक उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान, वृष्टि की तीव्रता, मेघ आच्छादन तथा वन आदि की पूर्ण उपेक्षा कर डाली। तो देखिए कोपेन जी ने क्या किया, अपना वर्गीकरण को सरल बनाने के लिए मौसम का जो अन्य तथ्य है जैसे कि दैनिक उच्चतम और न्यूनतम तापमान, वृष्टि की तीव्रता अर्थात वर्षा की तीव्रता, मेघ का आच्छादन, वन इत्यादि की उपेक्षा की, अर्थात इसका कहीं भी जिक्र ही नहीं हुआ। जबकि किसी प्रदेश विशेष के मौसम अथवा जलवायु का वास्तविक स्वरूप इन्हीं तत्वों द्वारा निर्धारित होता है।
लेकिन देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र का मौसम और जलवायु इन्हीं चीज़ों पे आधारित होता है। और कोपेन जी ने क्या किया, इन्हीं चीज़ों की उपेक्षा कर दी, इन चीज़ों को शामिल ही नहीं किया अपने वर्गीकरण में। उसके बाद आगे है, कोपेन ने 2 जलवायु वर्गों अथवा उपवर्गों के मध्य यथार्थ सीमा रेखा का निर्धारण किया है। सीमा रेखा का निर्धारण किया है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, जैसे कि ये कोई 2 अलग अलग क्षेत्र हो गया, जैसे CWG और AW, तो इनके बीच ये सीमा बना दिया गया है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है, इन क्षेत्रों में ये जो सीमा वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये दोनों का संक्रमण क्षेत्र भी पाया जाएगा, तो जिसके कारण इनमें दोनों का मिला हुआ मिक्स रूप यहाँ पे पाया जाएगा। लेकिन व्लादिमीर कोपेन जी ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट इसका सीमा रेखा बना दिया। इधर भी आप देखेंगे तो सीधा सीधा ये अलग अलग क्षेत्र हो गया है, जबकि 2 अलग अलग क्षेत्रों के बीच यहाँ पे संक्रमण क्षेत्र तो पाया ही जाएगा, जिसके कारण इन क्षेत्रों को मिक्स करके आपको दिखाना था। लेकिन कोपेन महोदय ने ऐसा नहीं किया, इसके कारण भी इनके वर्गीकरण का जो है ये आलोचना होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, कोपेन ने 2 जलवायु वर्गों अथवा उपवर्गों के मध्य यथार्थ सीमा रेखा का निर्धारण किया है, जबकि वास्तव में जलवायु परिवर्तन एकदम सीधे ना होकर के धीरे धीरे होता है, तथा 2 जलवायु वर्गों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जहाँ दोनों जलवायु वर्गों की धुंधली विशेषताएं मिलती है। इसके अलावा कोपेन जलवायु वर्गीकरण में निम्न भूमि तलों के लिए जो सीमाएं निर्धारित की है, वही पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी लागू है, जो कि अवैज्ञानिक है। तो ये वाला मैंने बताया कि संक्रमण क्षेत्र भी होता है और यहाँ पे दोनों की धुंधली विशेषताएं मिलती है, इसके कारण यहाँ पे हम डायरेक्ट सीमा नहीं बना सकते। लेकिन कोपेन ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट बीच में सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया, और इधर वाला क्षेत्र अलग हो गया, इधर वाला क्षेत्र अलग हो गया। और इसके साथ ही साथ कोपेन ने क्या किया, तो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में निम्न भूमि तलों वाले, अर्थात जो क्षेत्र पर्वतीय नहीं है, मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक ही सीमाएं निर्धारित की, जिसके कारण ये भी अवैज्ञानिक माना जाता है। फिर आगे है, अतः ऊपर के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना एक आधारभूत कार्य है, जिसमें कुछ खामियां अवश्य हैं, लेकिन बाद के वर्षों में प्रायः सभी वैकल्पिक वर्गीकरण योजना में कोपेन के वर्गीकरण को ही आधार माना गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इन सारे ऊपर के जो भी तथ्य थे, इनसे तो कोपेन के त्रुटियों के बारे में भी पता चलता है, लेकिन बाद के वर्षों में प्राय सभी वैकल्पिक वर्गीकरण योजना कोपेन के वर्गीकरण को ही आधार माना गया है। तो आपको यहाँ लास्ट में ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपसे आलोचना भी पूछा जाता है, तो आप आलोचना तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में आपको ये पॉइंट भी एक लिखना पड़ेगा कि आलोचना के साथ ही साथ इनका सिद्धांत भी कुछ आधार पे सही है। एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना ही है। तो इसे फिर से देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे भारत के बारे में बताया गया, उसके बाद यहाँ पे कोपेन के बारे में, और इन्होंने किसे किसे आधार बनाया उसे यहाँ पे आपको बताना है। फिर अलग अलग आपको बताना है इनके सांकेतिक अक्षर के बारे में। पहला तो तापमान के आधार पे, फिर उसके बाद मरुस्थल के आधार पे, और उसके बाद यहाँ पे वर्षा के आधार पे, और उसके बाद इन तीनों आधारों को मिला करके भारत के जलवायु का वर्गीकरण कर देना है, जिसमें पहला है AMW, उसके बाद दूसरा AW, उसके बाद तीसरा AS, फिर चौथा हो गया BSHW, फिर पांचवा हो गया BWHW, उसके बाद CWG, ये कैपिटल C है, उसके बाद D, F और C, तथा फिर E, और उसके बाद E और T। तो ये सब आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद हो जाता है, और इधर मैंने जो बताया ताप के आधार पे ये अक्षर, ये अल्फ़ाबेट, और मरुस्थल के आधार पर, और उसके बाद यहाँ पे वर्षा के आधार पे, तो आपको इधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये सब भी याद नहीं करना होगा, बस आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इसके कारण आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। इसे आप 2-3 बार लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। AMW, उसके बाद AW, फिर AS, उसके बाद BSHW, उसके बाद BWHW, फिर CWG, उसके बाद
एफ सी, फिर ई और ई टी। उसके बाद आप यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ है, एक रफ डायग्राम बना सकते हैं और उसके बाद इसकी आलोचना यहाँ पे कर देनी है। अगर आपसे नहीं भी पूछा गया है आलोचना के बारे में तो फिर भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न भी समाप्त होता है।